वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एनवायरनमेंट के दो जो लेसन हमने अध्यापन किया उसमें बेसिक एनवायरनमेंट और सेकंड में था रिट लेवल सीटेट लेवल। फर्स्ट में मोस्टली जो कंटेंट आवश्यक थे उन पे डिस्कस किया। आज जो फोकस है हमारा वो रिट और सीटेट तो है ही है, साथ ही एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो यूजीसी के दिशा निर्देशा में नेट जेआरएफ सेट का जो टेस्ट होता है लेक्चरशिप के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जो अभी इसी माह में प्रस्तावित है। पहले 16 सितंबर से 25 तक था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आगे। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना सभी विद्यार्थियों को इस पर्यावरण कैप्सूल टाइप स्टडी का लाभ मिले। उसी को मद्देनजर रखते हुए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण। पूर्व में भी हम पर्यावरण का अर्थ तो पढ़ ही चुके हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि परि प्लस आवरण, चारों ओर जो हमारे घिराव है। एनसर्कल, एनवायरमेंट, एनसर्कलमेंट मीन चतुर्दिश, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एवरीवेयर। फिर इस एनवायरनमेंट को एनवलप वर्ड भी दिया गया है। लिफाफा है, लिफाफा पैक होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको पूर्व में बताया कि एक आग का गोला था ब्रह्मांड हमारा। हैबिटेट आवास है, मिलेन वातावरण है। तो 4 एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पूर्व में। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एंड जैव मंडल। स्थल मंडल मीन्स जो चट्टाने और मिट्टियों से मिलके बना होता है। चट्टाने और मिट्टियों से मिलकर बना होता है। चट्टाने 3 प्रकार की होती है, आगन्य, अवसादी और कायांतरित। मैंने आपको बताया कि आगन्य चट्टाने जिनसे हमें विशेष प्रकार के धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, तांबा, इस प्रकार से जो हमारी धातु हैं वो हमें आगन्य चट्टानों से प्राप्त होते हैं। मिट्टियाँ लेयर्स के रूप में इनको 3 प्रकार से बांटा गया। टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉकी सॉइल। तो चट्टानें और मिट्टियाँ मिलके स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फर्दर वायुमंडल, ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एयर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03 CO2, 0.01 वाटर वेपर, अदर गैसेज। CO2 के आगे आइडियल लिखा जाता है कि आदर्श से ना कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। हाइड्रोस्फीयर, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, पानी का भाप बन के उड़ना और कंडेंस होकर पुनः बूंदों के रूप में। इन तीनों के द्वारा जो जीव की उत्पत्ति होती है वो जैव मंडल है, जिसमें माइक्रो, मैक्रो, प्लांट एंड एनिमल। इस प्रकार से ये 4 एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जिसको हम पूर्व में भी बड़े विस्तृत रूप से डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आता है जो आज हमारा मेन टॉपिक के मुद्दे की बात है कि पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। अध्ययन के दृष्टिकोण से पर्यावरण को 2 प्रकार से माना, अनुकूल और प्रतिकूल। हालांकि अवसंभावी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कई समायोजन का कम है। फेवरेबल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। अनुकूल का मतलब जो पर्यावरण जीवधारियों के अस्तित्व, रक्षा, उन्नति या विकास में सहायक होता है। प्रतिकूल का इसका विपरीत कि जीवधारियों का जो रक्षा, उन्नति में बाधक होता है, वो प्रतिकूल पर्यावरण है। और वर्तमान में विश्व इस प्रतिकूल पर्यावरण की ओर अग्रसर है। ज्वलंत समस्या हमारी
तो इस ज्वलंत समस्या का समाधान एक और दो व्यक्ति नहीं कर सकते, संपूर्ण विश्व की समस्या है। और हमारे संपूर्ण विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, यूएनओ बना हुआ है, जिसके संसार के विभिन्न देशों में अलग अलग कार्यालय हैं, और इसी तहत में हम आगे अध्ययन आज इसी पे जोर देंगे कि हमारा प्रतिकूल पर्यावरण को कैसे हम अनुकूल बनाने में कटिबद्ध हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, और हमारा जनजीवन सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया की ओर हम बढ़ सके, वसुदेव कुटुम्बकम की भावना हम में डेवलप हो। तो सबसे पहले 1992 में ब्राज़ील में, जो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील देश है, वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसके पश्चात 2002 में जोहान्सबर्ग, जो अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नगर, जहाँ सोना ज़्यादा निकलता है, कर्क रेखा उधर से गुजरती है, तो इस कारण से सोने का निर्माण संभावी प्रक्रिया है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो दोनों में ये उद्देश्य रखा गया कि हमें हमारे प्रतिकूल पर्यावरण को कैसे अनुकूल में तब्दील करें। और इसके पश्चात जो इसमें प्रस्ताव लिए गए, फिर भी काफ़ी ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया। इसके पश्चात सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसको अंग्रेजी में मिलेनियम भी बोलते हैं, मिलेनियम या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। तो इसके लिए वर्ष 2000 में यूएनओ की महासभा द्वारा, जिसे जनरल असेंबली बोलते हैं, अपनी जनरल मीटिंग होती है, उसी प्रकार से जनरल महासभा में कई प्रस्ताव लिए गए, और 2015 तक 8 वैश्विक विकास लक्ष्य की धारणा निश्चित की गई कि हमें किसी न किसी प्रकार से हमारे 2015 तक ये जो 8 वर्ल्ड लेवल के जो लक्ष्य हैं, उनको हमें सफलता की ओर प्राप्ति करना है। तो इसके लिए 18 एसोसिएटेड गोल निर्धारित किए, और यूएनओ के 189 सदस्य देश, यानी बहुत सारे जो देश हैं, कभी 193 या 189 सदस्य देशों ने तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक संकल्प लिया कि हमें इन 8 जो हमारे वैश्विक लक्ष्य हैं, पहला गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी इराडिकेशन पे हमें है कि गरीबी को संपूर्ण विश्व से उन्मूलन किया जाए। दूसरा, सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक यानी सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा कि विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, वहाँ पे निवास करने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको मतलब जो है प्राथमिक शिक्षा मिले, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया गया। तीसरा, जो बच्चों की शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जाए, रिड्यूस डेथ रेट ऑफ चाइल्ड, उस पर जोर दिया गया। इंक्रीज मदर हेल्थ, जो मातृत्व स्वास्थ्य है उसको बढ़ाया जाए। जो अगला जो है जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, मेल और फीमेल में कोई अंतर, इनको बराबर दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है HIV, एड्स, मलेरिया इराडिकेशन, यानी कि जो हमारी ये गंभीर बीमारियां हैं जिनको निजात उन्मूलन किया जाए, इनका। एनवायरमेंटल कंटिन्यूटी, पर्यावरण सततता बताई जाए। वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन फॉर डेवलपमेंट, विश्व का आपस में सहसंबंध हो विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए हमारे सहसंबंध हो। इस प्रकार से हमारे जो यूएनओ की अलग अलग देश और यूएनओ में शामिल सदस्यों ने इस पे जोर दिया कि वास्तव में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के माध्यम से हम कैसे जो है इस पर्यावरण की समस्या, जो ज्वलन समस्या, हमारी ज्वलनशील समस्या है, उसको हम दूर कर सकें। इसलिए इस चीज़ पे जोर दिया गया। फिर इसी चीज़ में सतत विकास लक्ष्य को उन्होंने माना, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। इसका जो प्रयोग है 1970 में कोकोयोग घोषणा के तहत किया। कोकोयोग जो है कोई मीटिंग थी, उसमें घोषणा की गई कि मतलब जो है सतत विकास हमारा हो। फिर उसके पश्चात वर्ष 1985 में डॉसमैन नामक विद्वान ने सततता के आधार पर आधारभूत आवश्यकता आत्मनिर्भर, कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो कैसे बनी रहे, इसके लिए जो है डॉसमैन ने इस चीज़ पर फोकस किया। वर्ष 1987 में WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्तमान में ब्रेटलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है, इस पे इन्होंने जोर दिया।
तो विशेष रूप से हमने सतत विकास जो लक्ष्य हमारा जिसे शॉर्ट में SDG से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सतत विकास लक्ष्य का जो मैंने आपको बताया कि 1970 में कोकोयोक घोषणा में सतत शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा बताया था मैंने कि 1985 में डॉसमैन नामक विद्वान ने आधारभूत आवश्यकताओं और आत्मनिर्भर पर फोकस दिया कि हम कैसे आत्मनिर्भरता हमारी हो। इसके लिए 1985 में डॉसमैन नामक विद्वान ने। अब आगे हम कह रहे हैं कि WCED की फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जिसको दूसरे नाम से ब्रैटलैंड आयोग भी कहा, ब्रैटलैंड आयोग। जो WCD है उसका दूसरा नाम जो है ब्रैटलैंड आयोग दे दिया गया। इसे आप याद रख सकें कि ब्रैटलैंड आयोग जो है वो नाम से जाना जाता है। सितंबर 2000 में विश्व के 189 देशों ने, कितने देशों ने? 189 देशों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से ये बताया कि इस शिखर सम्मेलन में कि जो विकास लक्ष्य है उनको 2000 से 2015 तक जो हमारा था वो 17 विकास लक्ष्यों की योजना जिसे 2030 तक पूरी करनी है, यानी कि उसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया कि कम से कम 2015 तक हमें कम सफलता मिली है तो 2030 तक हम पूर्ण सफलता प्राप्त कर लें। और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग है जिसे सितंबर 2015 में यूएनओ महासभा की बैठक में ये घोषणा की कि ये 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी 2016 से। अपन भी जनरल जब कोई ट्रस्ट की मीटिंग वगैरह होती है प्रस्ताव पास हो जाता है भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, तो 1 जनवरी 2016 से मतलब जो है इसके तहत प्रभावी लागू रहा। और इसमें बहुत सारे हमारे लक्ष्य रहे कि हमारे लक्ष्य जो है जो पहले हमने बताया 8 वैश्विक लक्ष्य उन्हीं में और बढ़ाते गए और मतलब जो है काफ़ी मैं आपको इसमें डिस्कस करूँ। पहला वही गरीबी उन्मूलन कि गरीबी का उन्मूलन हो। दूसरा पोषण में सुधार लाना, जैसे अपन पोषाहार के माध्यम से देख रहे हैं कि आज विश्व में भारत हो चाहे अन्य देश हो वहाँ पे जो बच्चे हैं चाहे वो प्राइमरी के हो, मिडिल के हो, सेकेंडरी के हो, मिडिल तक तो मतलब अनिवार्य रूप से ही अपने को देखने को मिलता है। बाकी बजट पे होता है कभी 9-10 के लिए कुछ समय कम ज़्यादा हो जाए। तो पोषाहार जिसकी तहत योजना चली हुई है ये विश्व सरकार की सोची हुई है, यूएनओ के द्वारा पारित है। गरीबी के लिए BPL कार्ड, अंत्योदय योजना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है गरीबी को कैसे कैसे उन्मूलन किया जाए। फिटनेस पर ध्यान, सभी उम्र के जो चाहे बच्चे हों चाहे प्रौढ़ हो चाहे अधेड़ हो चाहे वृद्ध हो कि उनका जो स्वास्थ्य है उनकी फिटनेस बनी रहे, इसके लिए हमें चिकित्सा में बहुत सी बार आप देखते हैं कि निःशुल्क जो है दवाइयाँ वितरण है या अपने खान पान पे जोर देने के लिए जैविक खेती पे सभी प्रकार से प्रयास सरकार के रहें। यूनिफॉर्म एजुकेशन, समान शिक्षा
यानी कि विश्व लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी तरीके से हो, सेकेंडरी में उस पर विभिन्न प्रकार की बातें बताई गई है, और जेंडर क्वालिटी कि हमारे लिंग समानता हो, नर और मादा मेल फीमेल में कोई भेद नहीं हो विशेष प्रकार से, तो इक्वलिटी, पॉल्यूशन फ्री वाटर सप्लाई, जो पेयजल हो वो बिल्कुल शुद्ध मिले, उसके लिए मतलब जो है विश्व सरकार के ये प्रयास हैं कि विश्व के किसी भी राष्ट्र में चाहे वो फ्लोराइड अधिक हो चाहे आर्सेनिक अधिक हो, इस प्रकार से जनता को पेयजल ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि हमारे राजस्थान में बीसलपुर योजना इसके लिए एक उदाहरण है। तो पॉल्यूशन फ्री वाटर सप्लाई, एनर्जी अवेलेबिलिटी, ऊर्जा की उपलब्धता विभिन्न प्रकार, चाहे सौर ऊर्जा चाहे तापीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार से ऊर्जा को हम उपलब्ध हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग प्रोग्राम, जो हमारा रोजगार है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, जो बेरोजगारी के कारण भुखमरी के कारण लोग मर जाते हैं, अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग प्रोग्राम। फ्लेक्सिबल पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो हमारा औद्योगिकरण है उसकी नीति हो, उसमें लचीलापन हो, जिससे कि इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। क्लाइमेट चेंज एंड जलवायु परिवर्तन जो समय समय पर होता है, तो इस पर किस प्रकार से हम ध्यान रखें। इकोलॉजिकल सिस्टम, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो अर्नेस्ट हैकल, जर्मन के प्राणी शास्त्र अर्नेस्ट हैकल ने जिस इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, जो इकोलॉजी कल जो सिस्टम है हमारा, उसको हम कैसे संरक्षित रख पाएँ। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों पर 2030 तक हमें इस विकास की ओर अग्रसर होना, ये हमारे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पटल पर ये योजनाएं बनाई गई है। तो विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार से थीम वाइज कि 2030 तक हम कैसे पर्यावरण की ओर अग्रसर रहेंगे। फिर भारत और सतत विकास, कि इस रेफरेंस में भारत और सतत विकास में हमने क्या किया, तो आपने देखा कि मेक इन इंडिया, हमारे बहुत सी बार आता है कि मोदी जी का जो है ये मोटो है कि मेक इन इंडिया। दूसरे रूप में स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र जी मोदी ने अपने स्वच्छ भारत अभियान को बड़ा महत्व दिया, और इससे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वर्तमान में भारतवर्ष में स्वच्छता में कुछ सुधार हुआ है। इस कोरोना महाकाल में नहीं तो इस देश की स्थिति क्या होती हम बयां नहीं कर सकते। तीसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर जोर दिया गया। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, यूनिफॉर्म, स्कूटी, साइकिल, गार्गी पुरस्कार, विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा जो विश्व के अंदर लिए गए निर्णय भारत में इम्प्लीमेंट हुए हैं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन स्वरूप छात्राओं का हृदय हौसला अफजाई किया, उनके अभिभावकों में एक रुचि जागृत हुई कि हमें बालिका को पढ़ाना चाहिए, और वास्तव में हमारी बालिका की शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, गाँव के अंदर जो पानी की पीने की समस्या है, पानी है भी सही तो अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया, कहीं फ्लोराइड की समस्या, कहीं आर्सेनिक, कहीं पारा, कहीं लेड युक्त पानी होने के बाद अच्छे पेयजल को वाटर सप्लाई करने की योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके द्वारा कई करोड़ परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए, और वर्तमान में भी भारत सरकार के प्रयास जारी हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कि कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया, कि हमारा भारत इस तकनीकी के दौर में, इस तकनीकी के समय में भारत पीछे नहीं रहे विदेशों के, तो आज नेट, इंटरनेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, विभिन्न प्रकार के वाया मीडिया में हम अग्रसर हैं, और हमारा भारत डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है कि जो लेन देन है हमारा वो डिजिटल हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NRHM जो योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की विश्व सरकार और विदेश के निर्देशानुसार, तो आज हम उसमें सफल हैं। तो सितंबर 2018 में उपरोक्त उन्मूलन हेतु 2018 से 2022 तक 11,000 करोड़ की योजना है। हमारे भारतवर्ष में भारत सतत विकास के लिए 11,000 करोड़ की जो योजना है, उसके तहत ये जो बिंदु मैंने आपके सामने उल्लेखित किए हैं, इन पे अमली जामा पहनाया जा रहा है, और जन भागीदारी के तहत हम इस विश्व में हमारी जो स्टेबिलिटी है, हमारा जो सस्टेनेबल पोजीशन है, हमारा डेवलपमेंट है, वो बहुत ही अच्छे तरीके का होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। फिर पर्यावरण पे प्रत्यक्ष प्रभाव, पर्यावरण पे हम प्रत्यक्ष प्रभाव की जब बात करते हैं तो हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक है,
जिसे नरजातीय शब्द का प्रयोग ये रूसी भूगर्भ शास्त्री एलेक्सी पावलोव ने किया। एक शाखा होती है एंथ्रोपोलॉजी। इसी से रिलेटेड एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक जिसको हिंदी में शुद्ध वर्ड है नरजातीय शब्द का प्रयोग रूसी भूगर्भ शास्त्री जियोलॉजिस्ट इसे बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्री एलेक्सी पावलोव एलेक्सी पावलोव ने किया। और ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैक्सले, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैक्सले ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैक्सले ने क्लाइमैक्स प्लांट कम्युनिटी पर मानव प्रभावों के संदर्भ में प्रयोग किया या अध्ययन किया। यह आप ध्यान रखें। तो पहला तो मैंने बताया कि एंथ्रोपोजेनिक नरजातीय शब्द का प्रयोग रूसी भूगर्भ शास्त्री एलेक्सी पावलोव ने प्रयोग किया और ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैक्सले ने क्लाइमैक्स प्लांट कम्युनिटी पर मानव प्रभावों के संदर्भ में प्रयोग किया। फिर इसमें निष्कर्ष निकल के आया कि पर्यावरण पे प्रत्यक्ष हमारा क्या प्रभाव है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे है कि वास्तव में हम डायरेक्ट रूप से इस पर्यावरण पे क्या ठोस कारण है जिससे कि हम पर्यावरण को क्षति पहुँचा रहे हैं। तो पहला है वन विनाश। हमने अंधाधुनीकरण से वन का विनाश किया है। बहुत सी बार बात आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैं बीच में बात कर रहा हूँ। ग्रीन नाम ही ग्रीन हाउस है और यदि हमारा ग्रीन हाउस जब अच्छा था तो हमारे ना तो मरुस्थलीकरण ज़्यादा था और ना मतलब जो है हमारे समुद्री जल स्तर की बात होती थी। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत यही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि नियंत्रित नहीं रहता है तो मतलब हमारे समुद्री जल का स्तर बढ़ जाएगा और जो तट के ऊपर जो शहर बसे हुए, जो नगर बसे हुए या जो आबादी बसी हुई है वो जलमग्न हो सकती है। तो ये पुराने समय में हमारे यहाँ पे इतनी हरियाली थी, सघन वन थे, वृक्षारोपण था कि वन विनाश ना, जितनी जरूरत हमें होती थी उतने पेड़ पौधे हम काम में लिया करते थे, लेकिन ज़्यादा विश्वास उसमें रखा करते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और पहले लोगों में भावना भी थी कि भूखे को भोजन, कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए खिलाने में विश्वास करते थे, खाने में कम विश्वास। कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति वर्ल्ड वाइड थी, इसलिए विश्व गुरु के रूप में भारत को जाना जाता है कि इंडियन कल्चर इज ग्रेट कल्चर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी बात का मैं फोकस करते हुए बताऊं कि वन विनाश को रोका जाए, यानी कि पहला पर्यावरण पर प्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो डिफॉरेस्टेशन है, वन विनाश। दूसरा जो डायरेक्ट इंपैक्ट के रूप में आता है निर्माण तथा उत्खनन कार्य, कंस्ट्रक्शन जितने भी हैं, मैं यहाँ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं उपस्थित हुआ वास्तव में, लेकिन जो बात सत्य है वो ये है कि मानव पहले इतना तृष्णावान नहीं था और मानव प्रकृति के साथ था, क्योंकि 5 तत्व जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है, 5 तत्व, चाहे हम धर्म के रूप में करें तो 5 तत्व से ये पिंजड़ा बना हुआ, शरीर बना हुआ है। और विज्ञान भी इस बात को मानती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये 5 तत्व है और वापिस हमें इसी में धूमिल होना है। तो मानव की सोच प्रकृति के, मानव प्रकृति जुड़ा हुआ था। आज भी हम मरने के बाद क्या होता है, हमारी राख बनती, मिट्टी बन जाती है, लेकिन हमें कुछ तृष्णा डालो, भौतिकवाद हम में घर कर गया है, तो उसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कारण, पहले मंदिर और मस्जिद में मार्बल लगा करते थे, आज आप देखते हैं कि मकानों में ज़्यादा मार्बल हो, भले हमें वहाँ फ्रैक्चर होने के बाद भीलवाड़ा को आबाद करना है, लेकिन हम पहले कंस्ट्रक्शन में
यूज ये रहेगा, भले मार्बल बिल्कुल साफ होता है, घर मंदिर की तरह रहता है, मंदिर मंदिर होता है, घर घर होता है। घर का मतलब होता है जो पर्यावरण का विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी आपके घर पे आना पसंद करते हैं, वो भी अपनी नैतिकता को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को उद्धार करने के लिए घर से जुड़े होते हैं। घर मकान में ही अंतर होता है। तो वास्तव में मानव की एक भूल है कि वो निर्माण तथा उत्खनन कार्य इतना जोरों पर कर रहा है कि उसके कारण भी हमारा पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। और आगे हम जब इसकी प्रदूषण पर बातें करेंगे तब डिस्कस करेंगे। नाभिकीय न्यूक्लियर, जो नाभिकीय हमारे जितने भी प्रयोग होते हैं उसके द्वारा भी हमारे पर्यावरण प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मौसम रूपांतर, वेदर का जो मॉडिफिकेशन होता है उसके द्वारा पड़ता है। अब अप्रत्यक्ष बात की बात करें जो किसी डायरेक्ट रूप में नहीं है लेकिन हमारी क्रियाकलाप है और हमें ज़रूरत है, लेकिन उसके द्वारा प्रभाव तो पड़े रहे। औद्योगिकरण, उद्योग धंधे हमारे लिए जरूरी है, चाहे रोजगार का दृष्टिकोण हो, चाहे हमारे ज़रूरत की चीज़ हो, लेकिन उसका एक नियम हो, सरकार के द्वारा, विश्व सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए उसकी पालना हो कि आबादी क्षेत्र से दूर हो, उसके जो प्रोटेक्शन के जो जितने भी, चाहे BS4 है तो उसको BS6 में क्यों तब्दील करना चाहिए, मार्का जो भी बना रखे हैं सरकार ने। तो औद्योगिकरण भी हमारे को प्रभावित कर रहा है कि हम स्वार्थ में ज़मीन हमें नज़दीक मिल रही है, दूर कौन जाएगा, ऐसे कई फैक्टरी जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में औद्योगिकरण जो है वो भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। आधुनिक कृषि पद्धति, हमारी जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, हमें ज़्यादा उत्पादन लेकिन कुछ जो हमें ज़रूरत थी, लेकिन इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वर्मिसाइड्स की हम यूज़ कर रहे हैं जिसके द्वारा जो हमारी उपज बढ़ रही है, हमारे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, हमें कुछ सफलता मिली है, लेकिन उसके जो दूसरे अप्रत्यक्ष प्रभाव है वो ये है कि हमारे पर्यावरण पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, गॉड मेड द विलेज एंड मैन मेड द कंट्री। भगवान ने गाँवों को बसाया था लेकिन मनुष्य तृष्णावान है, मनुष्य स्वार्थी है, तो उसने क्या किया, अब ज़्यादा शहरी, जरूरत थी शहरीकरण, हमें एक चीज़ हट करके, लेकिन इतना अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा तो सरकार भी प्रयासरत है कि गाँवों को ज़्यादा सुविधा मुहैया की जिससे लोग प्लान करके शहरों की ओर नहीं आए। तो ये अर्बनाइजेशन भी हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है पर्यावरण को। प्रत्यक्ष तो हमने बात की थी, लेकिन अप्रत्यक्ष भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर में पैटर्न और अर्बनाइजेशन इस पर्यावरण के ऊपर प्रभाव करते हैं। फिर उसका बीच में मैंने आपको लिया था कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। कहाँ के थे ये? जर्मन के प्राणी शास्त्री थे, जर्मन के प्राणी शास्त्री थे। ठीक, तो अब ये याद रखें कि पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हैकल ने 1866 में किया। अब हम कॉमन बातें करते हैं जो इस पर्यावरण का प्रतिकूल अंग बन गया। जो हम अनुकूल पर्यावरण की बातें कर ही रहे थे उसमें हल्की सी प्रतिकूल हुई, लेकिन पूर्णतया प्रतिकूल है। प्रदूषण, अंग्रेजी वर्जन है पोल्यूशन, प्रदूषक के द्वारा फैलता है, पोल्यूटेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, इससे 2 मिनट सब्जेक्टिव बातों के अलावा मैं क्यों क्या भला है इस पर थोड़ा सा प्रभाव डालूंगा। मैंने आपको पूर्व में भी जब एनवायरनमेंट के बेसिक लिया था तो एक सीनरी बना करके बताया था कि हम प्रकृति की गोद में रहते थे, पहाड़ों के अंदर सूरज निकलता हुआ, चिड़िया और पक्षी ऊपर चहचहाते हुए, और नीचे जो पहाड़ों से निकल के नदी बहती है, नदी की एक ओर झोंपड़ी बनी हुई है, बैल खड़ा है या किसान खड़ा है, दूसरी तरफ मोर वगैरह डांस कर रहे हैं और उसकी खेती करने के है जानवर चारागाह में चल रहे हैं। यानी कि मानव सभ्यता, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, तो नदी घाटी सभ्यताओं में हमारी, चाहे वो मोहनजोदड़ो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो और चाहे कोई सी भी सभ्यता रही हो, चाहे वो नील नदी की सभ्यता हो, सब नदी घाटी के किनारे बसी हुई थी। और उस समय हमारा जो समायोजन था प्रकृति के अनुसार था, प्रकृति
के साथ साथ हम चल रहे थे तो प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो विज्ञान में मैंने बताया कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है, यानी विनाश भी होगा, निर्माण भी होगा, पोषण होगा तो पाचन होगा, और पाचन होगा तो श्वसन होगा, और श्वसन होगा तो परिसंचरण होगा, परिसंचरण होगा तो उत्सर्जन होगा। वही हालात यहाँ है कि पर्यावरण में जो संसाधन हमें उपलब्ध है उनका उपभोग नहीं करेंगे तो संसाधन का महत्व क्या है, लेकिन उसके कुछ नियामक है। पंखे को चलाने के लिए हम रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। यदि आपको ठंड लग रही है और 5 पे आप पंखा चलाएंगे तो आपकी ठंड और बढ़ेगी। हम कहते हैं 1 पे कर दो, 2 पे कर दो, या 0 पे, मतलब थोड़ा रनिंग कर दो, 0.5 1 पे कर दो। इस प्रकार से ये नियामक बहुत ज़रूरी है, और इस नियामकता में कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में खामी है, उसकी देन है हमारे पास प्रदूषण। खैर, ये तो ही मेरी मन की बात, जो मन की बात को आपको शेयर किया। अब अपन उस वास्तविकता पे आते हैं कि प्रदूषण कैसे हैं। तो बहुत सारे प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खनिज प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण। और भी हैं, लेकिन ये मोटे रूप से अपन इनके ऊपर ध्यान करें। बाकी तो समुद्री प्रदूषण भी है, औद्योगिक प्रदूषण भी है, लेकिन वो उसमें एक दूसरे आता है। मेजर रूप से भाई आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, मिनरल्स, न्यूक्लियर, कल्चरल। तो देखिए, इतने प्रकार के जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, इसका मतलब हम बहुत नैतिकता को खो चुके हैं। जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, पुनीत कर्तव्यों से हम कुछ हट के परे हो चुके हैं। इसी का परिणाम प्रदूषण है। यातायात के साधन, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन में पहला आता है यातायात के साधन। पॉजिटिव सोचे तो हमें सुविधा मिली है कि जो काम हम घंटों दिनों में करते थे वो आज मिनटों में हो रहे हैं, आधे घंटे में हो रहे हैं, 1 घंटे में हो रहे हैं। लेकिन नेगेटिविटी ये है कि मानव स्वार्थी है। मानव को घर से 5 फर्लांग बाहर जाना है, स्कूटी चाहिए, साइकिल भी यूज नहीं करेगा। सरकार, हमारे केंद्र सरकार हो, विश्व सरकार हो, बहुत सी बार निर्णय लेती है कि हमें पर्यावरण को, इस प्रदूषण को बचाने के लिए रैंडम ऑड इवन बनाती है, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक प्रक्रियाएं अपनाती है। कुछ लोग उसका पालन भी करते हैं, लेकिन बहुत से हम आदि अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, परिणाम की हम परवाह नहीं करते। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारा वर्तमान अच्छा चाहिए। हम भौतिकवादी हो चुके हैं, हम आशा को इतनी ज़्यादा ले चुके हैं कि हमें सब सुख मुहैया होते रहे। तो वास्तव में यातायात के साधन भी एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन यातायात के साधन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरा आता है औद्योगिकरण। वह कृषि में नवाचार, जितना भी तकनीकी चीज़ डेवलप हुई है उसके फायदे तो यही हैं, लेकिन नुकसान भी उसके साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारी जो रसायनों का प्रयोग होता है, विशेष रूप से जितने भी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, और भी छोटे से बड़े विभिन्न प्रकार के कीट पतंग वहाँ पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उसको करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, तीसरा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। जनसंख्या वृद्धि भी एयर पॉल्यूशन का ठोस कारण है। वनों का दोहन, ये मेजर है। बहुत सारे कारण और भी होते हैं जो अपन 6ठी क्लास में अलग पढ़ते हैं, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, लेकिन यहाँ हम बड़े हाई लेवल की बात कर रहे हैं। नेट जेआरएफ करने वाले प्रोफेसर्स बनते हैं और बड़े विद्वान साथी होते हैं जो फॉलोवर्स बनाते हैं। तो उन्हीं दृष्टिकोण से जो हमारे पाठ्य सामग्री में कंटेंट उन पर जोर देते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो मानव के हाथ में होता है, मानव जिसका नियामक अपना केंद्र होता है, उसी में उसका कंट्रोल नहीं है। वनों का दोहन, पहले भी मानव थे, वन का यूज करते थे, वो तो आज तो हमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से,
गैस के माध्यम से हम इतने वनों की कटाई को रोक सकते हैं और कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, हमारी इच्छा, हमारी सोच बहुत बलवत्ती है, तो इसके कारण वनों का दोहन दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूशन। अब ये किन किन पर प्रभाव डालता है? यहां तो था कोजेज और यहां है अफेक्ट। देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। आप वायु में पॉल्यूशन रहेगा तो हमारा तंत्रिका तंत्र निश्चित रूप से प्रभावित होगा। हमारा जो रिस्पिरेशन है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 निश्चित रूप से प्रभावित होता है, तो रेस्पिरेशन भी प्रभावित होगा। 3rd नंबर पे जो हमारे फेफड़े हैं उनका शुद्धिकरण नहीं रहेगा, उनकी कार्य प्रणाली में अंतर आएगा, अंततः फेफड़े खराब हो जाते हैं। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, रुधिर परिसंचरण, तो आज देखिए आप 20 साल 30 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं प्रभावित है। हेडेक, सिर दर्द, सिर दर्द एक भयंकर बीमारी है, हर व्यक्ति मिल रहा है, तो फिर उसको अपन राय दे टीवी कम देखा कर, मोबाइल कम यूज करा कर। और भी कारण हैं, ये तो है ही हैं, लेकिन बहुत सारे कारण इसके लिए। हर 10 में से 9 आदमी सिर दर्द के रोगी हैं, एक ही अपने आप को सेटिस्फाई रखता है। फिर दूसरा जो इसके ठोस कारण बन जाता है टीबी। हालांकि भारत सरकार ने इस पर काफ़ी काबू पाया है। आज की कुछ वर्षों पहले टीबी रोकती, लेकिन अब भी इस पर निजात पूर्णतः इराडिकेशन नहीं हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भारतवर्ष में कहीं न कहीं हमें देखने को मिलती है। तो इस एयर पॉल्यूशन के ये इफेक्ट हैं। अब यदि हम इस पे ये देखें कि और क्या हो सकता है, तो आप देखिए ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। जब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो 3 घटनाएं अपन को पढ़नी पड़ती है। एक तो ओजोन परत का विघटन, दूसरा ग्रीन हाउस प्रभाव, तीसरा अम्ल वर्षा। ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड ही सब टॉपिक है जो टिप्पणी के रूप में बहुत से एग्जाम में आते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें पर्यावरण के रूप में करता है कि जो हमारा ओजोन डिप्लीशन है और उसके कारण जो है त्वचा का कैंसर बढ़ रहा है। कितने अपन कोशिश करते हैं घर से पहन के, लेकिन संभव नहीं है। जेनेटिक चेंज हो रहे हैं कि हमारे आनुवंशिक जो परिवर्तन है वो इस पॉल्यूशन का हो रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे CO2 की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा है, चाहे वो AC कारण DC के कारण, लेकिन ये सब हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से अपन नाम सुनते बड़ी खुशी होती है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी और जो हमारा मरुस्थलीकरण है वो डेजर्टिफिकेशन बढ़ता चला जा रहा है। डेजर्ट तो पहले से ही है, अफ्रीका में सहारा, भारत में और राजस्थान में थार, तो ये डेजर्ट जो है और बढ़ जाएगा, तो फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से चाहे ओजोन डिप्लीशन हो, पर्टिकुलर जब हम इन पर टॉपिक और पढ़ेंगे तब और आपको बताऊंगा। आज अपना उद्देश्य कैप्सूल के रूप में किस प्रकार से पर्यावरण को समेकित रूप से कंसंट्रेट किया जाए, और ग्रीन हाउस पर 2 मेजर बातें कि समुद्र के जल स्तर वृद्धि और मरुस्थलीकरण होगा। अब विशेष रूप से हमें जो है कारक वायु प्रदूषण के फैक्टर कौन कौन से, मोटे तो काजेज बताई दिए। अब जो छोटे छोटे कारक हैं इसमें हमारा था पहला स्मोग। इसके तहत आप देखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, SO2 है,
और स्मोक का प्रयोग 1905 में किया गया, ये भी आप ध्यान रहे, कभी पूछ लें। बाकी तो अपन डायरेक्ट वायु प्रदूषण, वायु में यह इंडस्ट्रियल उद्योग का धुआं वगैरह, लेकिन स्मोक पर्टिकुलर शब्द का 1905 में प्रयोग किया गया। एक होता है फ्लाई ऐश, राख, है ना, ऐश बन गया इसका साइंटिफिक वर्ड है। तो ये कोयला था विद्युत घरों में जो उत्सर्जन होता है, चाहे वो सिलिका का हो, चाहे वो एल्यूमिनियम सिलिकेट का हो, और चाहे मतलब जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, निर्माण होते ही हैं, तो इनसे मतलब जो है कुछ चीज़ निकलती है, तो इससे भी प्रभाव होता है। अम्लीय वर्षा, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन, ये पहले नहीं होती थी, ना के बराबर थी, अम्लीय वर्षा का स्तर बढ़ रहा है। शब्द का प्रयोग आंगस स्मिथ ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आंगस स्मिथ। अम्लीय वर्षा जो है एसिड रेन, उसका जो प्रयोग है शब्द का, अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग आंगस स्मिथ ने किया, आंगस स्मिथ ने किया। और उस सन आप चाहे तो 1858 में किया। 1858 में आंगस स्मिथ ने अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग किया, और वहाँ एसओ4 तथा एस्टोसोफोर, सल्फेट व सल्फ्यूरिक अम्ल एस्टोसोफोर, जिसे व्यापारिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री के लेसन में बता चुका हूँ कि ये व्यापारिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, और इसको मतलब जो है वैसे तो हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं रसायन में नाम, और सल्फ्यूरिक अम्ल लैब में बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये ज़्यादा होते हैं उस बरसात के माध्यम से, तो हमारी वनस्पतियों को, कृषि को, सबको नुकसान पहुंचता है। और इसके लिए जो उपाय है वायु प्रदूषण के लिए मानक बना रखा है BS4 के नाम से, कि वायु प्रदूषण के जो BS4 बना हुआ है वो अब फेल है, अब उस मानक को चेंज करके BS6 में तब्दील कर दिया जाए, जिसके द्वारा चाहे वो अपन, बहुत सी बार आता है कि वाहनों को ज़्यादा इनकी सर्विस हो, वाहनों को चेक किया जाए, ये ज़्यादा धुआं तो नहीं दे रहे हैं, यदि इनके एज बार हो गए हैं तो इनको डेड कर दिया जाए, उनको चलाने की अनुमति दी जाए। तो विभिन्न प्रकार से सरकार प्रयासरत है कि BS6 मानक को लागू किया जाए। और दिल्ली की तर्ज पे, जैसे अभी कोरोना काल में पहले भी ऑड इवन फार्मूला है, बहुत सी बारी कि मतलब यहाँ पे 1, 3, 5, 7 वाली गाड़ियाँ चल रही है, और एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि एक दिन इवन तो एक दिन ऑड, यानी सारी गाड़ियाँ कंटिन्यू चली, तो उससे भी फर्क पड़ा। तो इससे, इस प्रकार के उपायों से वायु प्रदूषण कम हो सकता है, अन्यथा ये ज्वलन समस्याएं बढ़ती जाएगी और जनजीवन प्रभावित होगा। नेक्स्ट होता है हमारा जल प्रदूषण, हल्का इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जल प्रदूषण में जो कारण है वो कृषि अपशिष्ट हैं, नाइट्रेट्स, फास्फेट, यूरिया, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, चमड़ा, औषधि, और जितने भी जो तरल हैं। घरेलू अपशिष्ट में आपके नालियों द्वारा जो गली मोहल्ले का पानी आता है, ये सब मिलके जल प्रदूषण। अब इसका प्रभाव वनस्पतियों पर पड़ता है। आज हम जो साग सब्जी खा रहे हैं वो सब बहुत सी बार अपने टेस्टलेस होती है। मानव पर प्रभाव पड़ता है, हीलिया, पीलिया, हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस, हैजा, टाइफाइड, फ्लोराइड से दांतों का कमज़ोर होना, पीले पड़ना, हड्डियाँ गल जाना। जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है, मछलियाँ मर जाती है। अन्य जीवों पर गाय भैंस की आंतें खराब हो जाती है जल्दी उनमें जो है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण के प्रभाव हैं। उपाय प्राचीन काल में हम छान करके कोयले से उसको मतलब जो है नितारते थे, तांबे के बर्तन में पानी को रखते थे, सूर्य के प्रकाश के अंदर रख देते थे। और जो प्रचलित उपाय हमारे फिटकड़ी डाल के, गंधक डाल के, मेथी चूर्ण बीजों का, कमल की जड़ से, आधुनिक के अंदर हम लाल दवा डाल रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं। इस प्रकार से हम जल प्रदूषण के उपायों को बचाने की कोशिश करते हैं। और मृदा प्रदूषण की बात करते हैं हम, तो कीटनाशी, शाकनाशी, खरपतवार, ये सब जमाव कर देते हैं और लवण की अधिकता हो जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और ऑर्गेनिक मैन्योर प्रयोग में लें। इसलिए आजकल जो है वर्मी कंपोस्ट है, अर्थवर्म के द्वारा बनने वाली जो खाद है उसका यूज है, गोबर की खाद है। रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है उसके अंदर आप देखते हैं कि हमारे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापक की इकाई रोंटजन है। क्या है? रोंटजन। बहुत सी बार आया है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई रोंटजन। क्या है? रोंटजन। ये विद्यार्थियों आप ध्यान रखें, बहुत सी बार RS मेरे पेपर में पूछा गया, रोंटजन। भारत में रेडियोधर्मी प्रदूषण सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल पाया जाता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है। कारण मानव जनित नाभिकीय प्रयोग, औषधीय प्रयोग, प्रकृति जनित
जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 238, पोटेशियम 40। तो अब रेडिएशन प्रदूषण के अपना प्रभाव क्या पड़ते हैं? ब्लड कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है, टीबी होती है। उपाय में अल्ट्रावायलेट किरणों से बचना चाहिए। आणविक रिएक्टर मानव आबादी से दूर स्थापित किए जाएं, परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबंध हो जाए कि कोई भी जो है। फिर अपशिष्ट की यदि बात करते हैं तो हमारे उसमें ठोस, तरल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। धात्विक ठोस अपशिष्ट भी हम जैसे कांच की बोतल सब बाहर फेंक रहे हैं तो उठ करके वो जो जाले जाते हैं तो गलती नहीं है। आधारित अधात्विक ठोस में कपड़ा बाहर फेंक दिया, रबर है वो गल नहीं रहा है, कास्ट है, चमड़ा है। भारी ठोस में आपके जो पार्ट है, मशीनरी पार्ट है, अपन वो बाहर ही फेंक रहे हैं, ये तो यूजलेस है, जंग लग गया। फर्नीचर के टुकड़े हैं, टायर है ना। राख के कास्ट में कोयला, राख है। मृत जीव में जो भी पशु, कुत्ता, बिल्ली, जंगली जीव मर जाते हैं, मलमूत्र है। चिकित्सा अपशिष्ट में जो नली, सिरिंज है, आपके जो अंग है, कटे हुए पैकेट हैं, इन सबको तो प्रबंधन के तहत रिसाइलिंग हो, कंपोजिंग हो और इनका फिशन हो। इस प्रकार से हम इनसे बच सकते हैं कि वास्तव में हमारा जो है किस प्रकार से प्रयोग रहे, जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। फिर कुछ होता है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भूकंप आता है तो विवर्तनिक जो हमारी गतिविधियां हैं उससे जो ऊर्जा निकलती है तो भूकंप उसका कारण बनता है। गुजरात में आया, कई अन्य देशों में आता है सुनामी, जो जल तरंगों की एक श्रृंखला है और तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें आती है। तो अब एक तो ये ध्यान रखना कि जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष पर, जलपोत बीच में चल रहा है, तट से जाने के बाद वो सीधा बीच से विचरण करता है। क्वेश्चन को कंपटीशन हैव नो प्लेस कर सिलेबस, तो जलपोत होता है उसमें सुनामी का, सुनामी कहाँ पे आती है? तटीय क्षेत्रों पे आती है। तो ये भी एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ज्वालामुखी होते हैं, अब वो ज्वालामुखी आप जानते हो कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो निश्चित रूप से उससे भी हमें नुकसान, साइक्लोन चलते हैं, चक्रवात, फ्लड आता है, सूखा पड़ जाता है। इन सब के बाद जैव विविधता आती है जिस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को यदि ये लेसन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करके हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।